बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। एक बार फिर विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आज के इस अंक में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। हमारे किसान साथी खरीफ फसलों में रोग लगने की अवस्था में क्या करें, कौन सी दवाओं का छिड़काव करें, इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर एस.सी. दुबे। किसान भाई, आप लोगों के खेतों में खरीफ की फसलें लगी होंगी और कुछ उन फसलों में कुछ आपको विशेष ध्यान देना है जिससे कि उनमें लगने वाले रोग और कीट पतंगों का संक्रमण कम हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि जब भी कुछ असामान्य अवस्था दिखाई दे, यानी कोई भी रोग के या कीट पतंगों के संक्रमण का लक्षण आपको दिखाई दे, तो तुरंत उसका उचित निदान कराएं। उसके लिए आपको कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके गांव के पास हो, या कृषि विश्वविद्यालय जो आपके गांव के पास हो, या कोई भी आईसीआर की संस्था हो, वहां जा कर के उसका उचित निदान करा के ही उचित दवा का प्रयोग करें। अन्यथा जो है अनावश्यक रूप से आपकी लागत बढ़ जाती है और वो रोग और कीटों का प्रबंधन नहीं होता है। इस समय आपके खेत में धान की फसल लगी होगी और धान की फसल में या तो रुपाई हो गई होगी या तो रुपाई चल रही होगी, तो उसमें वो ध्यान दें। कुछ भी असामान्य लक्षण देखने पर तुरंत निदान करें। दलहनी फसलों में मूंग और उड़द लगी होगी और इसमें एक पीला चितरी रोग लगता है, जो पत्तियां पीली हो जाती हैं, जो सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। तो उसके निदान के लिए किसान भाई कोई भी रासायनिक दवा जैसे थायमेथॉक्साम या इमिडाक्लोरोपिड मिलती है, उस दवा का व्यवहार कर सकते हैं। 1 मिली लीटर दवा को जो है करीब 3 लीटर पानी में या 4 लीटर पानी में घोल बना करके 400 से 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। दूसरे किसान भाई, कुछ अभी सब्जियों की फसल लगी होगी, जैसे टमाटर है, बैगन है, कुछ लत्तेदार फसलें लगी होंगी, तो उनमें ध्यान दें कि स्टैकिंग करें, यानी उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो कृत्रिम रूप से सहारा दिया जाता है, तार लगा के वो लगाएं या बांस की खपच्ची लगा करके उस पर सहारा दें, जिससे उसके फल जो है ज़मीन में न सटे। अन्यथा ज़मीन में सटने पर उनमें रोग के संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ खास बातों का ध्यान दें किसान भाई कि जैसे खेत के आसपास मेड़ों पर घास न जमने दें, अनावश्यक रूप से खेत में पानी न लगने दें। जहाँ लगने की ज़रूरत है वहीं रखें, जहाँ नहीं लगने के होगा उसको बहा करके पानी को मेड़ को काट करके जहाँ उनका अभी कृत्रिम तालाब है उसमें जल को इकट्ठा करें और फिर सिंचाई के लिए उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा है कि जो लत्तरदार फसलें हैं, खासकर टमाटर हैं, लौकी है, कद्दू है, अगर छोटी वाली कद्दू लौकी हैं तो उसको सहारे की ज़रूरत है, तो अवश्य सहारा दें जिससे फल सड़ने ना पाएँ। दवा का जब भी व्यवहार करते हैं, खासकर सब्जी वाले फसलों में, तो दवा के व्यवहार के 8 से 10 दिन बाद ही फसल की तुड़ाई करें। ये ध्यान दें, नहीं तो वह जो है कीटनाशियों के या फफूंदनाशियों के अवशेष जो है उस
फलों में रहता है और जो है उनके और जो किसान जो को भी उसका व्यवहार करता है उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये सब किस बातों का ध्यान दें। रोगी फल जो कई बार क्या होता है, रोगी फल टूट करके ज़मीन पर गिर जाते हैं, खास करके टमाटर में और भी फसलों में देखे जाते हैं। तो उसको इकट्ठा करके वो कहीं गड्ढे में दबा दें, जो है उसको ऐसे खेत में ना रहने दें, नहीं तो संक्रमण उन्हीं से फिर फैलता है। और खरपतवारों का जैसे मैं बताया कि ध्यान दें, उस खरपतवार को न जमने दें और दवा का छिड़काव। ये सब कुछ 2-4 बातें हैं जो किसान भाई ध्यान दें, तो उससे मुख्य रूप से उनको लाभ होगा, लागत कम लगेगी और पैदावार ज़्यादा होगी। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। दिल्ली स्थित कृषि भवन में पराली प्रबंधन पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहा इसमें। कृषि भवन में पराली प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, अपर सचिव राकेश रंजन, संयुक्त सचिव एस रुक्मणी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्र वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियर, हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एवं संबंधित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिए। गौरतलब है कि इस बैठक में राज्यों ने चालू सीजन में पराली जलाने से रोकने के लिए अपनी कार्य योजना और रणनीतियां प्रस्तुत की। राज्यों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रदान की गई धनराशि का उपयोग करने, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी को कटाई के मौसम से पहले ही उपलब्ध कराने और जागरूकता लाने के लिए ICAR और अन्य हितधारकों के सहयोग से सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां चलाने की सलाह दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से धान की पराली जलाने से रोकने के प्रयासों के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जैसी एजेंसियों के ठोस प्रयासों के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जलने की घटनाओं में कमी आई है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि धान की पराली जलाने के मुद्दे के समाधान में दिखाई गई गंभीरता के लिए सभी हितधारक बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट और स्टबल बर्निंग या पराली जलाने की समस्या से हम सारे अवगत हैं। पिछले 3-4 वर्षों से इसमें भारत सरकार की तरफ से एक क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट योजना आरंभ करी गई है। इसके अंतर्गत इन वर्षों में 3100 करोड़ से ज़्यादा राज्य सरकारों को दिए गए हैं और विशेष करके इसमें जोर दिया गया है कि हम पराली का इन सिटू यानी कि खेत में ही उसका हम मैनेजमेंट करें। इसके लिए किसान के समूह को और किसानों को मशीन जैसे हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। साथ ही साथ बायो डिकम्पोज़र का व्यवहार करने के लिए भी पैसे राशि दी जाती है। और इसके साथ इस वर्ष से एक ex-situ मैनेजमेंट, क्योंकि नए एथेनॉल प्लांट, पावर प्लांट आए हैं, वहाँ पे भी पराली का यूज़ होता है। केंद्र सरकार ने इस तरह से निर्देश भी दिए गए हैं, तो ex-situ मैनेजमेंट के लिए भी इस बार प्रावधान करा गया है। ये देखा गया है कि पिछले 3-4 वर्ष में पराली जलने की जो आंकड़े हैं वो दिखाता है कि पराली जो जलना है कम हुआ है। अधिकतर सबसे ज़्यादा पराली पंजाब राज्य में जलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया भी वहीं, आकार भी वहीं पे है। और क्योंकि ये समस्या अभी कटने का समय, फसल कटने का समय अक्टूबर-नवंबर में आ जाएगा, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि अभी से हम इसकी समीक्षा करें और जो हमारे एक्शन प्लान हैं उसके बीच में उसके ऊपर चर्चा करें, सो दैट आने वाले महीने में हम इसको अच्छी तरह जो हमारा उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। हमारे पशुपालकों के लिए साल भर पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना एक चुनौती भरा काम है। ऐसे में अगर उन्हें हरे चारे का साइलेज मिल जाए तो उनके लिए समस्या का आसानी से समाधान हो सकता है। और इसी समस्या के समाधान को एक संभावना के तौर पर देखा पुणे में रहने वाले नंदो ने। वो अब एक साइलेज निर्माता बन चुके हैं और इससे उन्हें किस तरह की कामयाबी मिली है, आइए जानते हैं उनसे मिलकर। हरे चारे में 65 से 70% तक नमी होती है। जब खेतों में इसे काटते हैं तो नमी कम होना शुरू कर देती है और 2-4 दिन में ही चारा सूख जाता है। साइलेज ऐसी तकनीक है जिसमें चारे की नमी और पोषक तत्व 2 साल तक बने रहते हैं। साइलेज ज्वार का भी बनाया जा सकता है, जई का भी, बाजरे का भी और मक्का का भी। नंदो महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और मक्का का साइलेज बनाते हैं। वो काफी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नंदो ने हालांकि नौकरी भी की, लेकिन बाद में अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार 2018 में इन्होंने साइलेज बनाना शुरू किया। 2018 में मैंने कुकड़ी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप हमने रजिस्टर किया था। उस साइलेज यूनिट की जब भी हमने 2018 में शुरू किया था तो शुरुआत कैसे हुआ था कि मैंने जब जॉब किया था तो जॉब के दौरान मैं पूरा इंडिया घूमता था। तो इंडिया घूमने के बाद मैंने एक
चीज़ नोटिस की थी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माना जाता है। जैसे कि खेती के साथ साथ उसको हम यूज़ करते हैं, एनिमल को यूज़ करते हैं और उसका रेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमने एज अ प्राइमरी बिजनेस किया तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो साइड बिजनेस है वो है डेयरी। तो डेयरी के इसमें अगर हम देखा जाए तो 60 to 70% जो खर्चा है वो फॉडर पे होता है। तो फॉडर का खर्चा कम करने के लिए हमने ये साइलेज का यूनिट चालू किया था। तो उसमें अभी हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर साइलेज का फीडिंग करता है कोई भी फार्मर अपने ट्रेडिशनल को छोड़ के, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। साइलेज नियंत्रित किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले चारे की कुट्टी काटी जाती है और फिर उसे हवा की अनुपस्थिति में किण्वित किया जाता है। ऐसा करने पर लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यही लैक्टिक अम्ल चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार है। कमाल की बात तो ये है कि चारे में मौजूद जीवाणु ही किण्वन का काम करते हैं। नंदू का कहना है कि साइलेज साधारण चारे से कहीं बेहतर है। साइलेज है वो पूरा फर्मेंटेड होने की वजह से आपको 50% की जगह 100% पैलेटेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप कच्चा चारा आप उसको खिलाते हो तो खिलाते हो तकरीबन 40 to 45 kg, और यहाँ पे आप उसको अगर 20 kg भी खिलाते हो तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है या उसकी फीड हंगर है उसमें से कंप्लीट हो जाती है। उसमें अगर टेक्निकल देखा जाए तो जानवर को ये पैलेटेबल मतलब फर्मेंटेड चारा खिलाया जाए तो उसको एज इट इज़ वो कंज्यूम करता है। जब कोई भी रूमिनेंट चारा अंदर लेता है तो उसके बाद वो रूमिनेशन के लिए बाहर निकलता है। अगर आप ट्रेडिशनल वेज के टाइम पे देखे दे तो उसकी फीड मूवमेंट कितनी होगी, 40 kg उसको एक बार अंदर लेना है, फिर 40 kg रूमिनेशन के लिए लेना है, फिर वो रूमिनेशन होने के बाद 40 kg फिर अंदर जाना है। तो टोटल आपकी फीड मूवमेंट जो है 120 kg की है। अब सेम केस अगर आप साइलेज के बारे में देखते हो तो आपकी फूड मूवमेंट हो जाएगी 60 kg। तो आपको 60 kg की फीड मूवमेंट के लिए जितनी एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी बचती है, और ये जो है एज इट इज फर्मेंटेड होने के कारण उसको पचाने के लिए जो एनर्जी बचेगी, तो ये जो बची हुई एनर्जी है उसमें क्या हो जाता है कि जानवर उसका दूध में इस्तेमाल किया करते हैं। नंदू हाइब्रिड किस्म के चारे का साइलेज बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैदावार ज्यादा होती है। 1 एकड़ में बोया गया संकर चारा 8 से 10 गायों का पेट आराम से भर सकता है। वैसे तो साइलेज तैयार करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन नंदू सफेद रंग की इस शीट का इस्तेमाल करते हैं। इस शीट से हवा भी आर पार नहीं जा सकती और इसमें लपेटकर आप चारे को धूप में भी भंडारित करके रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आरके रफ्तार की जो स्कीम है उसमें हमने अप्लाई किया था। उसके दौरान हमें कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव जो है उनसे हेल्प मिली थी। वो हमने हमारा स्टार्टअप वहाँ पे रजिस्टर किया। स्टार्टअप रजिस्टर करने के बाद 2 महीने का जो है ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आरके रफ्तार का जो है उसमें फंड मिल गया था। तो 2 प्रकार के उसमें एक होता है, एक तो सीड फंड होता है और एक जो है वो जब आप बाद में जो स्टार्टअप ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको एक्सपेंशन करने के लिए फंड होता है। तो एक आइडिया स्टेज पे जो स्टार्टअप होता है उसमें 5 लाख की फंड होती है, और जो स्टार्टअप ऑलरेडी सेट है जिसको एक्सपांड करना है, मार्केटिंग या कुछ और मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 25% ग्रांट इन ऐड देता है। तो अभी फार्मर को हम अपना तरफ से इनपुट्स देते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड देते हैं, मशीनरी की उसको सर्विस देते हैं ताकि उसका जो भी हार्वेस्टिंग है वो फास्ट हो जाए। और यहाँ पे उसको जितना चारा चाहिए वो खुद रख लेता है, उसमें से जो बचा हुआ चारा है हम अपने पास लेके फिर मार्केट में बेचते। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है। किसान इसका साइलेज बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने दुधारू पशुओं के लिए खुद साइलेज तैयार करें। इससे उनकी लागत में कमी आएगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। जब भी हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में उनका रेशन बैलेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये रेशन बैलेंसिंग होने के लिए हमने सबसे अच्छा फार्मर्स को पर्याय उपलब्ध करके दिया कि वो अपने खुद के फार्म पे साइलेज बनाए। साइलेज बनाना बहुत ही आसान तरीका है। ग्रीन फॉडर एज अ ग्रीन कंजर्वेशन करने का सबसे आसान, सबसे इजी ये तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल मक्के का लेते थे। मक्का जब भी मिल्किंग स्टेज में आता है
तब हम उसका हार्वेस्टिंग करके लाते हैं, फिर हम उसका छोटा छोटा चाप कटर के हिसाब से चॉपिंग करते हैं, और जब भी हम वो चॉपिंग करते हैं उसके बाद में हम वही हरे चारे को किसी बैग में या किसी बेल में हवा बंद करके रखते हैं। उसको एयर टाइट रखने से वो चारा ग्रीन ही रहता है। साइलेज अभी बहुत जगह पे बन रहा है। जब भी हमने केवीके के माध्यम से शुरुआत किया तो हमने ये देखा था कि फार्मर के पास पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं है, तो वो पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल होने के लिए हमने साइलेज का प्रमोट किया। और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 70-80% ऑफ डेयरी फार्मर्स सभी अभी साइलेज का यूज़ कर रहे हैं। हमारे मित्र है नैनदेव जी अतकरी जो यंग फार्मर्स है, उन्होंने इसी बात को देखते हुए उन्होंने अपना खुद का ये साइलेज प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दिया। नंदो की साइलेज यूनिट से किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसान उन्हें हरा चारा बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी यूनिट में कम से कम 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें आगे बढ़ते हैं और नजर डाल देते हैं अगले सेगमेंट पर और जानते हैं महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में फार्मिंग इंडिया में। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नैम चलाई जा रही है, जो कि किसानों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। इसके और क्या कुछ लाभ है और किसान इससे किस तरह से जुड़ सकते हैं, जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नैम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नैम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है।
और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपने सुझाव या विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अच्छी